वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं जो अपनी वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ वो शुरू करने जा रहा हूँ आपकी अगली जो मैंने पिछली वीडियो में अपने एग्जाम्पल्स कराए थे, जो कि मैंने एग्जाम्पल्स कराए थे एग्जाम्पल नंबर 4 तक, जो कि बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल था। जो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो एग्जाम्पल शुरू करने जा रहा हूँ 5th एग्जाम्पल्स। क्या लिखा है देखो, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। एक एपी मुझे बता दो जिसकी तीसरी टर्म तो 5 है और सातवीं टर्म 9 है। क्या है? जिसकी तीसरी टर्म तो 5 है और सातवीं टर्म 9 है। कहने का मतलब क्या है देखो, कह रहा है एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? ये एग्जाम्पल नंबर है आपका 5th वाला। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुझे थर्ड टर्म पता है, मतलब A3 टर्म पता है जो कि 5 के बराबर है, और कह रहा है मुझे A7 टर्म पता है जो कि 9 के बराबर है। A7 टर्म पता है जो कि 9 के बराबर है, क्योंकि मुझे जनरल सॉल्यूशन पता है कि ये जो 7 है ये एक तरीके से n की तरह काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो 3 है ये भी एक n की तरह काम कर रहा है। तो अगर मैं अपने जनरल फॉर्मूले से इस बात को समझा पाऊंगा कि हकीकत में लिखा क्या है, तो ये लिखा है आपका an ही तो लिखा है, और an का आंसर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। हाँ सर, बिल्कुल होता है, क्योंकि an का आंसर यहाँ पे पहले वाले के लिए फॉर केस 1 डाल दो, या फिर फर्स्ट पार्ट डाल दो। केस 1 के लिए A3 का मतलब an का, जहां पे n की वैल्यू 3 है, उसका आंसर 5 दे रखा है। मतलब an की वैल्यू आपको 5 गिवन है, जबकि आपकी n की वैल्यू 3 है। इसका मतलब जो आपका a तो आपको पता नहीं है कि भाई पहली टर्म कौन सी होगी, वो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे n है, n यहाँ पे कितना लिखा था? थर्ड टर्म के लिए लिखा था, इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे 3 की बात कर रहे हैं। तो क्या आएगा? 3 माइनस के 1 इंटू डी। 5 इज इक्वल टू a प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये क्या बचेगा? यहाँ पे d बचेगा। ये आ गई आपकी सर पहली इक्वेशन। क्या आ गई आपकी यहाँ से? पहली इक्वेशन। और हाँ, बहुत अच्छे बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर मैंने इसको एक अलग तरीके से लिख दिया है तो क्या सर आप यहाँ A7 को किसी अलग तरीके से लिख पाओगे? हाँ, आप बच्चों लिख पाओगे, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हो। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट डाल के, सर जो A7 से क्या मतलब है? A7 इज इक्वल टू 9 से। बेटा वही वाली बात दोबारा करनी है, an लिख दो। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। और हाँ, आप ठीक समझ पा रहे हो कि अब की बार जो n की वैल्यू है वो 7 है, और जब a7 हो जाता है तो आंसर 9 आता है। इसका मतलब ये an की जगह जो आंसर लिखूंगा वो कितना लिखूंगा मैं? अब की बार 9 लिखूंगा। और मुझे a अभी भी नहीं पता है, लेकिन n मुझे पता है, जो कि यहां से होता है n अब की बार 7 के बराबर है। और 7 में से बच्चों जब 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और जब उस 6 की मल्टीप्लाई d से होगा तो आंसर कितना आएगा? 6d आपका आंसर। यहाँ पे एक दूसरी इक्वेशन जनरेट हो गई। अब मैं क्या लिखूंगा? अब मैं लिखूंगा बच्चों कि सॉल्विंग। क्या लिखूंगा? कि सॉल्विंग। ये तो हो गया बच्चों इक्वेशन 1। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। 5 इज इक्वल टू a प्लस 2d लिखा है, जो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और बच्चों यहाँ पे लिखा है 9 इज इक्वल टू a प्लस 6d है। a प्लस 6d है जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो बच्चों मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, क्योंकि जिन बच्चों ने हमारा चैप्टर नंबर कौन सा, जो हमारी सॉल्विंग होती है क्वेश्चंस को, है ना, सॉल्विंग होती है क्वेश्चंस को, 3 तरीके के मेथड होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो मेथड होते हैं। तो वहां से जिन्होंने सीख रखा है वो तो आसानी से कर पाएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं भी सीख रखा वो पिछली वीडियो देख लेना, और वहां से सब कुछ पा लेना। अब देखो क्या लिखा है। अगर मैं कहूं ऑन सॉल्विंग, क्या कहूं? ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या मिला होगा, तो आप इस बात को लिख सकते हो कि a प्लस 2d इज इक्वल टू, क्योंकि 5 लिखा था, और दूसरी इक्वेशन में a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 लिखा था। क्या लिखा था? 9 लिखा था। हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक, आप बात को समझ पा रहे हो कि अगर मैं इसके नीचे
माइनस लगाता हूं तो ये आपस में प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि प्लस का साइन है, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। और हाँ, बच्चों को पता है कि जब यहाँ पे माइनस आ जाता है तो सर जो ये प्लस के 6d है ना, वो अब प्लस का नहीं रहा, वो अब नीचे वाले साइन को कैप्चर कर लेगा और ये अब किसका हो जाएगा, माइनस के 6d हो जाएगा। हाँ बच्चों, बहुत आप अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ पा रहे हो कि ये प्लस के 2d में जब माइनस का 6d ऐड होगा तो आंसर आएगा 4d। कितना आएगा आंसर, 4d आएगा। और हाँ, एक चीज सर ने लगानी भूल दी है, वो की है मेरा किसका साइन, बड़े वाले के साइन शायद किसका है, माइनस का है, जो कि बराबर आएगा, यहाँ पे भी माइनस होगा सर, मैं कहूंगा हाँ होगा। ऊपर किसका साइन है, प्लस का साइन है, प्लस माइनस, क्योंकि माइनस होता है तो जब 9 में से 5 जाएगा तो सर 4 बचेगा और आंसर किसका जनरेट करेगा, माइनस का 4। और माइनस माइनस दोनों जगह कट हो जाएंगे, तो जो डी का आंसर है वो 4/4 आ जाएगा, जो कि हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब डी इज इक्वल टू कितना आ गया, हमारा 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अगर डी 1 आ गया है तो क्या सीरीज बना पाओगे, कह रहे हो सीरीज बना पाएंगे, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि मेरे पास ए भी होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली टर्म तो ए है और अगली टर्म निकालने के लिए डी की आवश्यकता है। प्लस करोगे तो अगला टर्म आ जाएगा। कहोगे सर जी डी तो निकाल के दे दिया, लेकिन ए कैसे निकाल पाओगे। अगर इसी इक्वेशन में आप कोई सी भी पुट, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू, या फिर लिख दो पुट वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 5 प्लस के, या फिर 5 इज इक्वल टू a प्लस के 2 इंटू डी के आंसर कितना हो गया, 1। और जब ये 2 इधर माइनस में जाएगा तो कितना आएगा आंसर, 3 आएगा। तो a का जो आंसर हो गया वो किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, अब हम ये लिखेंगे कि सर जो सीरीज जनरेट होगी हमारी, क्या होगी, जो सर सीरीज जनरेट होगी हमारी वो ऐसे हो रही होगी कि सीरीज तो सर ऐसे लिखी जाती है, जो सीरीज लिखी जाती है वो सर कैसे लिखी जाती है, सीरीज लिखी जाती है आपकी, पहली टर्म होती है a, दूसरी आती है आपकी a प्लस डी करके, तीसरी आती है आपकी a प्लस 2d करके, चौथी आपकी कैसे आती है, हाँ आप समझ गए, a प्लस 3d करके। तो बेटा सबसे पहली बात देखो क्या समझने जा रहे हैं, a की जो वैल्यू है वो है 3, तो a लिख दिया मैंने 3, कॉमा a में d जोड़ेंगे तो 3 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 3 में 1 जोड़ा तो 4, a का मतलब क्या है 3, 2 की मल्टीप्लाई d से करेंगे, d कितना है 1, तो 2 1 जा तो होगा 2, और a जोड़ दिया मतलब 3 जोड़ दिया, तो कितना आंसर आ गया, कितना आ गया आंसर, 5 आ गया। ठीक है, और ऐसी ये सीरीज क्या चलती रहेगी हमारी, आगे को बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई एक एपी हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी, एपी की सीरीज है जिसके बारे में क्या कर रहा था, ये बात कर रहा था। ये हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। कुल मिला के कोई बात नहीं थी, है ना, कुल मिला के छोटी सी बात वो कहना चाह रहा था कि आपको टर्म्स दे रखे थे, A5 वाली टर्म दे रखी है, उससे मैंने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, A7 वाली टर्म है, उससे मैंने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, यहां से देखो साइमल्टेनियसली क्या कर दिया, यहां से सोल्व कर दिया। इन दोनों इक्वेशन को यहां उठा के लिख दिया स्टेटमेंट, आंसर ला दिया डी का। ए बता दिया इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके, क्योंकि कोई भी सीरीज बनाने के लिए या तो ए की जरूरत होती है या फिर डी की जरूरत होती है, क्योंकि मुझे सबसे पहला टर्म ए पता चल गया था, अगला निकल पाएगा ए प्लस 2डी करके, अगला निकल पाएगा ए प्लस 2डी, और यहाँ पे डी करके और यहाँ पे 2डी करके, ऐसी 3डी ऐसी 4डी करके आगे चलता चले जाएगा। जिस बच्चे को यहाँ पे सुकून ना पड़ा हो, तो जब तक तुम्हें सुकून ना पड़े तब तक आगे तक निकालते चले जाना। अब कहोगे सर ऐसे कहां तक निकाले, तो आप 2 से 3 टर्म तक निकाल के छोड़ सकते हो ना, 3 टर्म पे निकाल के छोड़ सकते हो, जहां पे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, मैं अगला सवाल अपना कराने जा रहा हूं। तो बच्चों देखो बड़ी आराम से, क्या लिखा है कि चेक वेदर, चेक करो, क्या करो कि चेक करो कि 301 इज अ टर्म, क्या कोई टर्म होगी एक लिस्ट में ऑफ नंबर में। मतलब क्या कह रहा है भाई, वो ये कह रहा है
वो ये बात कह रहा है कि ये जो 301 टर्म है, क्या है, जो है कि 301 हमारी टर्म है, पूरा ही मिटा देते हैं बोर्ड आराम से। क्या ये जो सीरीज लिखी है एपी की, तो वहां पे क्या कोई 301 टर्म हो रही होगी? तो हम कहेंगे कि हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ अपनी थोड़ी बहुत गणित के हिसाब से हम ये बात बता पाएंगे कि क्या हो रही होगी या फिर क्या नहीं हो रही होगी। लिखा है 5, 11, 17 और लिखा है 23, मतलब 23। तो वो ये कहना चाह रहा है कि क्या यहाँ पे आगे जाके कोई 301 टर्म आ भी रही होगी, नहीं आ रही होगी? निकालने का तरीका देखो, क्योंकि मुझे 5 पता है, जो कि मेरा क्या है, 5 ए के बराबर है। किसके बराबर है? 5 ए के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहली टर्म में ए ही आता है। और मुझे पता है कि यहाँ पे सर डिफरेंस कितना निकल सकता है? डिफरेंस निकल सकता है सर A2 में से A1 को माइनस करके। तो A2 क्या है मेरा? 11 है। कितना है? 11 है। अगर उसमें से 5 घटाएंगे तो आंसर कितना बचेगा बच्चों? 6 ही तो बचेगा। आप कहोगे सर अब ये वाली टर्म आती है या नहीं आती, चेक करने का तरीका क्या है? और आती है तो कोई सी भी नंबरी भी टर्म पे आती होगी, वो कोई सा नंबर तो होगा भाई। यहाँ पे जैसे ए पहले नंबर है 5, दूसरे पे 11, तीसरे पे 17, फिर 23, ऐसे कोई सा तो नंबर होगा जिसपे 301 आती होगी। इसका मतलब मैं क्या निकाल सकता हूं? यहां से नंबर वो निकाल लूं, वो ऐसा नंबर निकाल दूं जिसपे कि ये वाली टर्म बैठ रही होगी। आप कहोगे हाँ सर वो नंबर निकाल लो। वो नंबर किस फॉर्मूले से निकल पाएगा बेटे? जनरल फॉर्मूले से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब बच्चे मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे an की बात कर रहा हूं, इसका मतलब वो ये वाली तो टर्म होगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और इसका ही मैं नंबर निकालना चाह रहा हूं कि वो कौन से नंबर पे रखी होगी। इसका मतलब ये जो 301 है वो an की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? an की तरह काम कर रहा है। तो an की जगह 301 रख दो, इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी रख दूं? 5 रख दूं, प्लस n तो मुझे नहीं पता, तो n नहीं पता तो n को ऐसे रख दो, -1 को ऐसे रख दो, और d मुझे पता है कि वो 6 लिखा है तो यहाँ पे लिख दो। जा तो कुछ नहीं रहा, 301 में ऐसे रख दो, 5 ऐसे रख दो, 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 की मल्टीप्लाई n से तो कितना आ गया? 6n, 6 की मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस के 6। अब क्या होगा? 301 तो सर ऐसी का ऐसी लिख दो, 5 और इन दोनों को क्या करोगे? प्लस के 5 में जब माइनस का 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6n, माइनस के 1 आंसर आ जाएगा। और जब इस -1 को इधर भेजोगे 301 के पास तो कितना आ जाएगा? 302 आ जाएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 6n के बराबर आ जाएगा। और हाँ आप ठीक समझ रहे हो कि जो n की वैल्यू है वो कैसे निकल सकती है? 302 अपॉन में 6 करके। आप कहोगे सर इसको 2 से काटो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यहां बचा 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। सही है? कितना आ गया? 151 अपॉन में 3। और सर जब आप ऐसी वाली टर्म को काटोगे, तो जरूर आंसर डेसिमल में आएगा, और कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल में हो ही नहीं सकती। क्या कभी किसी के मुंह से ये सुना है कि 5.5वीं टर्म कौन सी होगी, 6.5वीं टर्म कौन सी होगी? अरे भैया नहीं सुना। या तो 1 या 2 फिर 3 या फिर 3 4 और 5 फिर 6 फिर आगे तक लाखों और फिर कुछ भी। ये सुना है कभी? 1.5 लाख? नहीं सुना होगा, है ना? नहीं सुना होगा। इसका मतलब कहने का क्या है? मेन सिद्धांत ये है कि कभी भी कोई भी टर्म डेसिमल में नहीं आ सकती, फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, ठीक है? क्योंकि टर्म कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर एक नंबर होता है। टर्म कभी भी अगर यहाँ पे आंसर बेटा माइनस में भी आ जाता तो वो भी क्या नहीं आता? वैलिड नहीं होता, ठीक है? तो वो ऐसी कोई सी भी टर्म नहीं है जिसपे आंसर 301 आ रहा होगा। तो आप कह सकते हो इट इज नॉट पॉसिबल, जो कि एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है कि n इज इक्वल टू 151 अपॉन में 3, बट n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। आगे लिखा है y, लिखा है y। वो कुछ बच्चे होते हैं अगर टीचर क्वेश्चन करने को दे देता है तो ये y भी लिख आते हैं, है ना? होता है, एक टीचर ने टोका मेरे सामने एक बच्चे को। सो 301 इज नॉट अ टर्म। इसलिए वो जो 301 जो है, वो 301 जो है वो कोई भी टर्म नहीं है, इट्स नॉट अ टर्म, ठीक है? गिवन इन द लिस्ट ऑफ नंबर, जो कि इस लिस्ट ऑफ नंबर के अंदर टर्म दे रखी है वो 301 ऐसी कोई भी टर्म
नहीं है। अगर एक एक एग्जाम्पल लिखाना सीख जाओगे, लिखना आराम से सीख जाओगे तो भैया आपसे सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। एक अगला एग्जाम्पल नंबर 7 लिखा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से चले जाएंगे जो कि 2 डिजिट के हैं। तो आप अपनी बात को बड़ी सरलता से, बड़े आराम से और ये बात उससे बता पाओगे कि सर मैं आपको बताऊंगा, और सर जब आपने कह दिया मैं बताऊंगा इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा। और हाँ, आप सक्षम हो बताने में, जो कि मेरा घर का नाम है, आप सक्षम हो बताने में। आप कहोगे सर कि वो नंबर कौन से होंगे जो कि 3 से जाते होंगे 2 डिजिट के, तो मैं कहूंगा बच्चों 2 डिजिट कहां से शुरू होती है भाई? 9 से तो शुरू नहीं होगी, 10 से होती है, 10 3 से नहीं जाता, 11 भी 3 से नहीं जाता। कहोगे सर 12 तो जाता है, मैं कहूंगा हाँ 12 जाएगा। कहोगे 15 जाएगा, मैंने हाँ 15 जाएगा। कहोगे 18 जाएगा, मैंने हाँ 18 जाएगा। ऐसे ये टर्म कहां तक जाती चली जाएंगी भैया? 100 तक तो तीसरी टर्म हो जाती है। 100 से एक पहले टर्म कौन सी होती है? 99, मतलब 99। और हाँ बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, 99 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी, क्या कह रहा है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, कितनी नंबर होंगे वो 2 डिजिट के जो कि आ रहे होंगे। तो सर हम कैसे लिख पाएंगे? हम कहेंगे हमें हमारे सर ने बताया है कि जो a की वैल्यू है वो कितनी है? 12। मतलब यहाँ पे क्या निकालना है? यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट निकालनी है। d का आंसर कैसे मिल पाएगा? अगर a2 में से a1 माइनस कर दोगे। हाँ बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, इसको बोलते हैं a2, इसको बोलते हैं a1। और अब आंसर कितना जनरेट हो पाएगा? यहां से 15 में से जब 12 जाएगा तो बचेगा आपका 3। और क्या होगा? आप कह सकते हो कि सर इसमें एक काम हो सकता है कि सर आपने एक चीज हमें ये नहीं बताई कि सर अगर हमें लास्ट टर्म दे रखा हो तो उसको क्या बोलते हैं? बेटा हाँ, उसको ही कौन सा बोलते हैं? उसको एल भी बोलते हैं, मतलब लास्ट टर्म भी बोलते हैं, और इसको ए एन भी बोलते हैं। क्योंकि बेटा एक बात बताओ मेरे को, ये टर्म पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म ऐसे कहां तक चलती चले जा रही है? ए एन टर्म ही तक तो चल रही है। वो कह रहा है ऐसी कौन सी टर्म होगी ये वाली? कितनी टर्म होंगी? तो कैसे निकाल पाएंगे? हमारे पास अब की बार किसकी वैल्यू गिवन है? हाँ बच्चों, ये ए एन की वैल्यू गिवन है, और इसकी मदद से ही क्या निकलेगा? मेरा एन निकलेगा। आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और हाँ बिल्कुल ठीक समझ रहे हो कि ये जो सर 99 है ना, यही तो सर ए एन की वैल्यू है। तो मैं कहूंगा हाँ यही ए एन की वैल्यू है, और ए का आंसर आप सर 12 लिख दोगे। फिर क्या होगा? प्लस लगा दोगे, क्योंकि एन की वैल्यू ही तो निकालनी थी। मेन जो रगड़ा है, इतना जो क्वेश्चन दे रखा है वो किसके ऊपर है? वो एन के ऊपर है। तो एन को ऐसी का ऐसी रखोगे, -1 को भी ऐसी का ऐसी रखोगे, और जो डी की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, जो कि आपने डिफरेंस निकाल के दिखाया है। तो आप क्या कह सकते हो? यहां से 3 आ सकती है। ठीक है, अब क्या होगा? 99 यहाँ पे ऐसे आ गया, इज इक्वल टू 12 प्लस 3 की मल्टीप्लाई एन से कितना हो गया? 3n, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से तो कितना आ गया? -3। क्या करोगे? 99 तो सर ऐसे लिख दोगे, 12 में से जब 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, और प्लस के 3n बचेगा। अब इस प्लस के 9 को इधर माइनस में ले आओगे, तो जब 99 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 90 बचेगा खाली। और इस इक्वल टू किसके बराबर बचेगा? आपका 3n के बराबर बचेगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 90 अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितनी आ गई? 30 आ गई। कितनी आ गई बच्चों? 30 आ गई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है? हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, हम अपने सर से एक बार मालूम कर लेते हैं। अभी टाइम है सर? ठीक है, ओके। अब जो एग्जाम्पल नंबर हमारा 8 है वो क्या लिखा है? वो कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। बच्चों बहुत अच्छा सवाल है वाला, है ना? ऐसा सवाल मैंने आपको मार्क भी कराया है जहां तक है एक्सरसाइज में, एक बार उसको नजर मार लेना, क्योंकि ये जो सवाल है वो अपने आप में एक नई ट्विस्ट लेके आता है, जो कि बच्चों को कहीं ना कहीं घुमा के रख देता है। देखो, करने के इसके 2 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है, जो सबसे आसान अप्रोच है आपकी, वो मैं आपको सिखा दूंगा करनी। क्या रहा है? आराम से देख लेना। कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। मतलब एक एपी दे रखी है बच्चों। क्या दे रखी है? एक एपी दे रखी है। क्या है वो एपी? 10, 7, 4,
कॉमा यहां जो चल रही है और ये टर्म कहां आ रही है, माइनस के 62 आ रही है। कह रहा है कि फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। कह रहा है यहां पे खड़े होके पहले एक कूदो, फिर एक नंबर निकालो, फिर कूदो, फिर निकालो, फिर कूदो, फिर निकालो, ऐसे 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 करके यहां पे कोई भी लास्ट टर्म से कोई भी ऐसी 11वीं डिजिट बताओ मुझे जिसका आंसर आपको आता हो। क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? अभी हाँ कर पाओगे। देखो अपनी एनसीईआरटी में नजर मारो, अपनी एनसीईआरटी में नजर मारोगे तो बच्चों यहां पे एक अल्टरनेटिव मेथड दे रखा है। मैं जो क्वेश्चन है वो जिससे कैसे कराऊंगा, किसी दूसरे तरीके से कराऊंगा, है ना। अल्टरनेट मेथड होता है ना आपका, उससे कराऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आसान पड़ता है बच्चों। अब वो कैसे आसान पड़ता है, मेरी बात सुनो। देखो वो कहता है कि ये जो पूरी टर्म दे रखी है, क्या दे रखी है, ये जो पूरी आपके पास दे रखी है, इसे कह रहा है कि पलट के लिख दो। क्या करके लिख दो? पलट के लिख दो। और जब आप इसको पलट के लिखोगे, क्योंकि आपको किसका आंसर निकालना है, 11वीं टर्म का आंसर निकालना है, किसका, 11th टर्म का आंसर निकालना है। तो मेरी एक बच्चों बात बता दो, ना तुम्हारी और ना मेरी 11वीं टर्म का आंसर क्या होगा? तो 11वीं टर्म का आंसर सर ये होगा कि अगर आप ये -62, क्योंकि आपने पहली बात क्वेश्चन शुरू करने से बता दी कि जो इस सीरीज को पलट के लिख दो। देखो अगर ये सीरीज ऐसे लिखी है और इस सीरीज को मैं ऐसे उठा के लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीरीज के ऊपर। कायदे में क्या हो जाएगा, ये माइनस के 62 ऐसी, क्या हो जाएगा, माइनस के 62 ऐसी। फिर क्या आएगा टर्म, सबसे पहले देखो यहां से पलटोगे तो पहले 4 पड़ेगा। क्या पड़ेगा, ऐसे करने पे पहले 4 पड़ेगा, फिर 7 पड़ेगा और फिर लास्ट में क्या पड़ेगा, यहाँ पे 10 पड़ेगा। आप कहोगे हाँ सर बात हमारे समझ में आ चुकी है, और अब आप हमें ये बता दो कि A11 का आंसर कैसे निकलेगा। मैं कहूंगा बच्चों एक बात बताओ, A की वैल्यू माइनस के 62 होगी या नहीं होगी, क्योंकि अब की बार ये इस सीरीज के लिए सबसे पहला टर्म है या नहीं है। आप कहोगे हाँ सर ये पहला टर्म है, और अगर ये पहला टर्म है तो सर यहाँ पे आप D निकाल सकते हो। मैं कहूंगा हाँ बच्चों निकालो, क्यों नहीं निकालोगे। 7 में से मैंने क्या कहा था बेटे, पीछे वाले में से कोई सी भी टर्म घटा लो, जैसे 10 में से 7 घटा लो, चाहे 7 में से 4 घटा लो। तो आप कहोगे सर 7 में से 4 घटा लो तो आंसर सर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैं कहूंगा हाँ आ जाएगा। और अगर आंसर 3 आएगा तो क्या बेटा आप A11 की टर्म नहीं निकाल सकते, क्या आंसर आ सकता है? कहोगे हाँ निकालेंगे। और अगर नहीं निकाल पाएंगे तो एक बार कोशिश करेंगे। an का क्या फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an का मतलब क्या है बच्चों, आपको 11वीं टर्म का आंसर चाहिए। 11वीं का मतलब क्या है, A11 का आंसर चाहिए। किसका टर्म चाहिए, A11 चाहिए। और जहां पे a की वैल्यू क्या गिवन है आपकी, माइनस के 62 गिवन है, तो a की जगह माइनस के 62 लिख दो और प्लस में n कितना है यहाँ पे 11 में से जब 1 जाएगा, और d कितना है यहाँ पे हमारा, d है हमारा यहाँ पे 3, तो 3 से कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई। हम कह रहे हैं हमारा कुछ नहीं जाता, ठीक है। और यहाँ पे 10 में से जब 1 घटाया तो कितना आया, सॉरी 11 में से जब 1 घटाया तो 10 आया, और 10 की मल्टीप्लाई जब 3 से कर दे तो कितना आ गया आंसर, 30 आ गया। और जब माइनस के 62 में प्लस का 30 ऐड कर लोगे आप तो आंसर कितना आएगा, माइनस के आपके 32 आएगा। इसका मतलब वो 11वीं टर्म क्या हो रही होगी आपकी, माइनस के 32 हमारी हो रही होगी। इसी के साथ हमने अपना एग्जाम्पल नंबर 8 खत्म कर दिया है, ठीक है। 9th के लिए हम 9th भी शुरू करते हैं ना, 9th भी हम खत्म करते हैं। लिखा है बेटा क्या, अ सम ऑफ ₹1000 रुपए एक सिंपल इंटरेस्ट पे। बच्चों बचपन में पढ़ा होगा है ना चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कोई बच्चे होते हैं जो पोगो देखने में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड इन 8% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। मतलब वो कह रहा है वो उस बंदे ने 8% पे जमा करा, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से। कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। हर एक ईयर के लास्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ कि कितना आ रहा होगा। डू दीज इंटरेस्ट आर इन एपी, क्या ये जो इंटरेस्ट है ये आपस में एपी की सीरीज को फॉलो करते हैं। और लिखा है क्वेश्चन मार्क लगा के कि क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या करते हैं, तो क्या करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो हाँ हम निकालेंगे, कैसे, कह रहा है आगे इफ सो। और अगर ऐसा है, क्वेश्चन को पढ़ोगे सारे बोर्ड में आंसर लगा पाओगे। कह रहा है इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट।
30वें साल पे उसे कितना इंटरेस्ट मिला होगा, इस बात को इस सवाल की मदद से लगा के दिखा पाओगे तो मैं तुम्हें मान पाऊंगा कि तुमको एक्सरसाइज आ गई है। हम कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, और जो बच्चे इसको समझ गए होंगे तो एक बार अपने आप से इस वाले को आप लगा के देख लो। और हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने पिछले सवाल कर लिए हैं तो आप इस सवाल को आराम से कर पाओगे। क्योंकि सर एक बात मेरे को बता दो कि अगर मैं क्या दे रखा है मेरे को, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। क्योंकि वो कह रहा है कि उसने जमा कितने करे, यहाँ पे लिखा है उसने जमा करे 1000 रुपए। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल हो गया हमारा, कितना हो गया? जो प्रिंसिपल हो गया वो सर कितना हो गया हमारा? 1000 रुपए हो गया। और कितने रेट पे करे? रेट करे उसने 8% के रेट पे। अब एक बात सुनो, जो P की वैल्यू है वो कितनी है? वो है मेरी 1000 मल्टीप्लाई बाई R की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू टाइम कितना है? कौन से ईयर के लिए निकाल रहा हूं? एक ईयर के लिए निकाल रहा हूं। अपॉन में क्या लिख दूंगा? 100। ठीक है, लिख दूंगा। आप 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दिया, तो जब 8 की मल्टीप्लाई जब 10 से हो गई तो कितना आ गया आंसर बेटा? 80 आ गया। और अगर बच्चों आंसर 80 आ गया तो क्या अब आप दूसरे वाले के लिए निकाल सकते? हाँ, आप निकाल सकते हो। ये तो हो गया इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। कितने के लिए होगा बच्चों? फर्स्ट ईयर के लिए। तो क्या सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 करके। तो बेटा किसका आंसर आएगा? P का आंसर कितना आएगा? 1000 इंटू R तो बेटा सेम रहेगा तो 8, लेकिन अब की बार बेटा T कितना हो जाएगा? T आपका 2 इयर्स हो जाएगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में बच्चों क्या होता है, हमारा टाइम बदलता रहता है। और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? 100 आ जाएगा। तो ये तो आपस में चला गया। 8 10 से कितने हो गए? 80 हो गए। और जब 80 की मल्टीप्लाई 200 होगी तो आंसर कितना आएगा? 160 आएगा। कितना आएगा? 160 आएगा। बच्चों यहाँ तक उतारते चले जाना है ना, ये मत सोचना कि वीडियो के बाद उतारेंगे तो कोई दिक्कत, कोई वो नहीं पड़ेगा, ऐसा फायदा है ना। आप क्या थर्ड ईयर के लिए निकाल सकते हो? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या लिख देंगे? सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। किसके लिए? तीसरे साल के लिए। बेटा सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाओगे? हाँ सर निकाल पाएंगे। कैसे करके निकाल पाओगे बच्चों? आप कहोगे सर फिर से वही वाला फॉर्मूला निकाल लो, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। 1000 इंटू 8% इंटू 3 अपॉन में 100। ये कितना हो गया? 8 10 हो गया हमारा 80, और 80 की मल्टीप्लाई 3 होगी तो कितना आएगा आंसर? 240। ये बेटा क्या आ रहा है? ये तो आया हमारा पहला इंटरेस्ट, तो I1 आ गया। ये आया हमारा दूसरा इंटरेस्ट 160, तो ये क्या आ गया हमारा? I2 आ गया 160। और जो हमारा ये क्या है? 240 है। ये क्या है हमारा? I3 है। तो सबसे पहली बात एक बता दो, क्या बताओगे? कि सर एक बात मेरे को बता दो कि ये जो हमारे इंटरेस्ट आए हैं तो क्या ये एक एपी की सीरीज को फॉलो करते हैं? नहीं करते। खुद ही देख पाओगे कि जो A1 है, सॉरी जो क्या है हमारा I1 है, I1 कितने दे रखा है? 80 दे रखा है। आ गया, मैंने निकाल लिया। I1 का आंसर क्या है? 80। I2 का आंसर क्या है? 160। मतलब सीरीज कैसे बन रही है? सीरीज सर यहां पे बना के दिखा रहा हूं मैं। 80 160 240 और ऐसे आगे चलते चले जाएगा। क्या आएगी अगली टर्म? यहाँ पे आएगी 320। चाहे निकाल के देख लेना, ठीक है। और ये टर्म कहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे चलती चली जाएगी। क्वेश्चन में क्या गिवन था एक बार फिर से आप एक बार देख लो। और कह रहा है अगर ये एक एपी बनाता है तो ये बताओ मुझे कि जब 30 साल हो जाएंगे, मतलब 30 साल हो जाएंगे, तो वो इंटरेस्ट आपको कितना प्रोड्यूस करके देगा। तो सर एक मेरे को बात बताओ, हमें बेसिकली आंसर किसका निकालना है? A30 का निकालना है। किसका निकालना है? A30 का निकालना है। जो 30वें साल है उसके लिए A30 का आंसर कैसे निकलेगा? फॉर्मूला लगेगा A प्लस n-1 इंटू डी। कहोगे हाँ सर लगेगा। A कितना है बच्चों? सबसे पहला कितना है आपका? 80 है। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो बेटा। A की वैल्यू 80। n क्या है? n है हमारा 30। और जब बच्चों 30 में से एक जाएगा
जब 30 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 29 और मल्टीप्लाई। बेटा डी का वैल्यू कितना है, सबके बीच में डिफरेंस कितने का है, सबके बीच में डिफरेंस है 80 का, यहाँ पे भी बच्चों 80 का, यहाँ पे भी बच्चों 80 का, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है सबके बीच में, 80 का आ रहा है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कहोगे सर पहले 29 की मल्टीप्लाई 80 से कर लो, तो 29 की मल्टीप्लाई 8 से कर लें, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, और 16 में कितना जोड़ेंगे, 16 में 7 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 23 आएगा बच्चों। तो ये आया 232 और एक 0 पुट कर लेंगे तो कितना आएगा बच्चों आंसर, 80 प्लस 2320। मतलब इसमें कितना और जोड़ दूं मैं, अभी 80 और जोड़ देता हूं तो हमारा फायदा पड़ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है बच्चों, 2400 क्या आ रहा है मेरा आंसर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारे इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा, मतलब हमें क्या आंसर आया, ये आया है I30 का कि 30वें साल में, कौन से साल में, इंटरेस्ट जो है हमारा कितने साल का, फॉर 30 इयर्स का इंटरेस्ट कितना आएगा मेरा, इस सीरीज में निकाल के कितना आएगा मेरा, 2400 आएगा। बात समझ पा रहे हो, नहीं पा रहे, और अगर नहीं पा रहे तो अगली बारी फिर से, और मैं अभी सवाल रह गए ना, मैं इसलिए करा रहा हूं सारे एनसीईआरटी के, जिससे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं चीजों पे आ जाए। एक सवाल और बचा है आपका, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, लिखा है कि इन अ फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड पे देयर आर 23 रोजेस इन द फर्स्ट रो। मिटा लेता हूं तो ज्यादा पहले अच्छे से समझा पाऊंगा, है ना। ये बच्चों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आसान सवाल था। मैं इसलिए कह रहा हूं अगर एपी बेपी जो ये है सब कुछ, अगर सही से ये बात समझ में आ पाई तो ये सारे जितने भी एप्लीकेशन वाले हैं ना, जितने भी सवाल होते हैं बच्चों, इनकी तो आप धूल उड़ा के रख दोगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन अ फर्स्ट रो। मतलब बेटा क्या कह रहा है, जो पहली रो में, किसमें, जो फर्स्ट रो है, मेरा पेन चल जा, दुखी मत कर, तो फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो में कितना है बेटा, 23 प्लांट है। कितने हैं, 23 प्लांट्स है। कह रहा है कि 21 इन द सेकेंड एंड 19 इन द थर्ड। कह रहा है जो, क्या कह रहा है, जो सेकेंड है, जो सेकेंड है आपकी रो, क्या है बच्चों, जो सेकेंड रो है उसके अंदर कह रहा है कितने प्लांट हैं आपके, 21 प्लांट है। और कह रहा है जो थर्ड है, जो क्या है हमारी थर्ड रो है, उसके अंदर कितने प्लांट हैं, 19 प्लांट्स। ठीक है, कह रहा है कि देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। कह रहा है ऐसे करते 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 जो लास्ट रो है, क्या है, जो लास्ट रो है उसके अंदर कितने हैं, खाली 5 प्लांट हैं। कितने हैं, 5 प्लांट हैं। तो वो कह रहा है कि 5वां जो प्लांट है, जो वो लास्ट रो कौन सी होगी, वो लास्ट रो कौन सी होगी जिसमें से कि जिस लास्ट रो में जो प्लांट रखे गए होंगे वो 5 होंगे। इसका मतलब वो आपसे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, आपसे नंबर ऑफ रोज पूछ पा रहा है। तो देखो अगर आप इसको सीरीज में लगाना चाहोगे, पहले रो में 23, दूसरे में 21, फिर 19, और कह रहा है ऐसे करते 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 जो सबसे लास्ट रो होगी उसमें सिर्फ 5 रह गए होंगे। अब वो कह रहा है वो ऐसी कौन सी भी रो होगी, मतलब यहां पे पूछ रहा है कि ए एन का आंसर पूछ रहा है कि ए एन यहाँ पे कौन सा हो रहा होगा। मतलब ये तो दे रखा है ए एन, पर यहाँ पे nth टर्म पूछ रहा है कि वो nth टर्म होगी कौन सी। भाई 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, जबकि वो कह रहा है कि उस रो में कितना, जो उसका वहां पे कितने प्लांट लगे हुए हैं, 5 लगे हुए हैं। तो देखो आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से। क्या आप कैसे हो सकते हैं, पहले टर्म को तो बोलेंगे ए, जो कि हो गई a इज इक्वल टू 23 के बराबर। मैं कहूंगा डी किसको बोलोगे, आप डी कहोगे सर डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है। तो A2 आ गया आपका 21, कितना आ गया 21 में से जब 23 गया तो आंसर बचा -2 माइनस के 2। अब बेटा निकालना क्या था, आपको लास्ट वाली टर्म पता है, लास्ट वाली टर्म को बच्चे AL भी बोलते हैं, AN भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, L भी बोलते हैं। तो आप क्या कहोगे, जो लास्ट टर्म है वो हमें AN गिवन है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी करके, AN किसके बराबर है, 5 के। किसके बराबर है, 5 के। मुझे nth टर्म निकाल के दिखानी है, तो 5 को तो सर ऐसे ही लिख दो, A की वैल्यू 23 है, लिख दो उठा के, N माइनस 1 ऐसी का ऐसी, और जो D है वो है आपका -2।
तो हाँ आप यहां से रख सकते हो। जो 5 है वो ऐसे रख दिया, 23 है वो भी ऐसे रख दिया, प्लस जब -2 की मल्टीप्लाई किससे हुई, माइनस के कितना आ जाएगा यहाँ पे जनरेट हो गए, -2n आंसर आ जाएगा। जब -2 की मल्टीप्लाई n से होगी तो कितना आंसर आएगा, -2 आएगा। और जब माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको नोट डाउन कर लेना है ना, मैं यहां से ये चीज मिटाने जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा मिटा देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या लिखा है, कैलकुलेशन को सॉल्व करता हूं, यहाँ लिखा 5 इज इक्वल टू, जब 23 में 2 और प्लस कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और माइनस के 2n ऐसी का ऐसी रह जाएगा, 2n को इधर ले जाओ तो 2n ऐसा आ जाएगा। जो 5 है प्लस का वो जब माइनस में जाएगा तो जब 25 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका आंसर, 20 बचेगा सिर्फ। और n की वैल्यू कितनी आ गई, जब डिवाइड में चला गया यहां से तो n की वैल्यू आ गई 10। तो वो ऐसी 10वीं रो होगी, ऐसी वो 10वीं रो होगी जहां पे आंसर क्या आ रहा होगा, जहां पे आंसर कितना आ रहा होगा, 5 फ्लावर लास्ट में रह गए होंगे जो कि एक रोज है, जो रोज उसमें लास्ट रो में वो ऐसी 10वीं रो हो रही होगी, वो ऐसी 10वीं रो होगी जिसमें लास्ट में जो प्लांट हैं वो सिर्फ 5 रह गए होंगे। इसी के साथ हम अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो मतलब हमारी किसके ऊपर है, एग्जाम्पल्स के ऊपर है, उसको हम खत्म कर देते हैं। अब जो अगले हेड में जो हमारी एक्सरसाइज है वो है हमारी 5.2, तो देखना मत भूलना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं और मैं सबसे ज्यादा फोकस अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझाने में बच्चों को करूंगा। तो वीडियो भले ही से लंबी हो जाए, चाहे दिन में 2 बार देखनी पड़ जाए, लेकिन बेस ऐसा करा दूंगा कि आप आगे तक वीडियो को समझ पाओगे, सारे क्वेश्चंस लगा पाओगे। और अभी आपकी 10 ईयर्स भी रह गई है ना। और मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर वीडियो हेल्पफुल हो रही हो कहीं ना कहीं, तो कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना। जितने भी व्यूअर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देते रहें। और अगर कोई सजेशन है तो आप वो भी मेरे को दे सकते हो। आप अपनी डिमांड पे भी मुझसे कह सकते हो कि सर आप ये प्लेलिस्ट भी हमारे लिए डाल सकते हैं, तो वो भी मैं टाइम लेके और क्या कर दूंगा, आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अब आगे जो हम मिलेंगे वो अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, जो कि होगी हमारी 5.2 एक्सरसाइज के लिए एनसीईआरटी की, जो कि देखना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार इसी वीडियो पे। थैंक यू।